जंगल में अब कभी भी बारिश शुरू हो सकती थी, जिसके कारण अब जंगल में सारे पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके घोंसले बहुत कमजोर थे, जिसके कारण सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। हम लोग जल्द से जल्द हमारे बच्चों को लेकर पहाड़ी इलाके में जाएंगे, तो सुरक्षित रह पाएंगे। मगर रानू, बारिश ही तो है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कालू भैया, कल मैंने मौसम का जानकारी पक्षी से बात किया है। उसने कहा है कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश होगी। हमारे घोंसले तो बहुत कच्चे हैं ना, इसीलिए हम लोग पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो सुरक्षित रह पाएंगे। ना बाबा, ना मैं और कालू इतनी देर नहीं उड़ पाएंगे, और तो और साथ में जग्गू भी है। इतनी देर उड़ेंगे तो हमारे पंख बहुत दर्द करेंगे। तुम जाओ, हम लोग तो आराम से घोंसले में रहेंगे। रानू, जल्दी चलो, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। यहाँ पर ही रहेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। हाँ रानू, जल्द से जल्द चलो, इस बारिश में इतनी देर हम लोग नहीं उड़ पाएंगे। अब निकलेंगे तो वहाँ पर जल्द से पहुँच सकते हैं। कालू और गोरी, हम लोग जा रहे हैं। अगर तुम आना चाहते हो तो पहाड़ी पर आ जाना। कालू और गोरी तो रानू की एक नहीं सुनते और वो वापस अपने घोंसले पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारे पक्षी अपने सामान और अपने बच्चों को लेकर उस पहाड़ी इलाके पर निकल जाते हैं। कालू और गोरी अपने घोंसले पर आराम से बैठे हुए थे, मगर उनके घोंसले जगह जगह से टूटा हुआ था। अरे गौरी, अच्छा हुआ कि हम लोग रानू के साथ नहीं गए। जाते ना तो इस बारिश में वहाँ पर फंस जाते। अब देखो, आराम से हम लोग हमारे घोंसले में बैठे हुए हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। अब देखो, हम लोग आराम से बारिश के मजे ले सकते हैं। ऐसे वो लोग बात कर रहे थे। कुछ देर बाद धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण सारे पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे। तभी रानू पक्षियों से कहती है, दोस्तों, जल्द से जल्द उस पेड़ के पास चलो। बारिश बढ़ चुकी है, अब हम लोग उड़ नहीं पाएंगे। इस तरह सारे पक्षी उस पेड़ के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ बारिश के कारण कालू और गोरी का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। अरे कालू जी, हमारा घोंसला तो हिल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे गोरी, जल्द से जल्द तुम जग्गू को लेकर बाहर निकलो, वरना ये घोंसला कभी भी टूट सकता है। इस तरह वो लोग जग्गू को लेकर अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सारे पक्षी रानू पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। अरे रानू, हम तो तुम्हारी बात सुनकर इस बारिश में हमारे घोंसले छोड़कर यहाँ पर आए। अब तो हम लोग पहाड़ी इलाके पर कैसे जाएंगे? इतनी बारिश पर तो हम लोग उड़ भी नहीं पाएंगे। हाँ रानू, कीकी को तो बहुत भूख भी लगी है। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग चिंता मत करो दोस्तों, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, उनकी चूचू की आवाज़ सुनकर अचानक से वो पेड़ बातें करने लगता है। पक्षियों पक्षियों, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम लोग डरो मत पक्षियों। गाना तो बहुत अच्छा गा लेते हो तुम। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? अब तक मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था। तुम लोग तो बहुत परेशान लग रहे हो। बताओ, तुम लोगों को क्या चाहिए, मैं वो लाकर दूंगा। पेड़ जी, हम लोगों को रहने के लिए छत और कुछ फल चाहिए। बस इतना कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात, रुको, मैं अभी रहने के लिए तुम लोगों को छत और फल देता हूँ। ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है। फिर वो पेड़ कहता है, तुम लोग डरो मत पक्षियों, जाओ, उस पेड़ में तुम लोगों को जो जो चाहिए वो सब मिल जाएंगे। जाकर आराम से रहना। सारे पक्षी उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं और आराम से अपने अपने लिए एक एक घोंसला बना लेते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी बारिश में दर बदर भटकने लगते हैं। कालू जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? लगता है कि बारिश और तेज हो सकती है। चलो गोरी, हम लोग भी रानू के पास चलते हैं। अब तक तो रानू को कुछ ना कुछ रहने के लिए मिल गया होगा। हम लोग भी जाकर रानू से माफ़ी मांग लेंगे। ऐसा कहकर वो लोग भी उस पहाड़ी इलाके के पास जाने लगते हैं। रास्ते में उन लोगों को रानू दिखाई देती है। सीधा वो रानू के पास जाकर रानू से कहते हैं, हम लोगों को माफ़ कर दो रानू, हम लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसीलिए हम लोग अब दर बदर भटक रहे हैं। हाँ रानू, हम लोगों को माफ कर दो। कब तुम लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग सही समय पर सही जगह पर आए हो। हाँ, कब वो तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग भी आराम से जाकर उस पेड़ के अंदर रह सकते हो। और तो और, तुम लोगों को खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
इस तरह सारे पक्षी आराम से बारिश के मौसम में उस पेड़ के अंदर अपने अपने घोंसलों में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। ये लो गुड़िया बेटी, आज मूंगफली का भोजन करो। मैं ये इंसानी बस्ती से लेकर आई हूँ। मूंगफली कभी कभी ही मिलती है। मम्मा, क्या इंसान आपको रोज रोज ये मूंगफली का भोजन दिया करेंगे? नहीं गुड़िया बेटी, इंसान बहुत बुरे होते हैं। एक बार एक लड़के ने मुझे पत्थर फेंक के मारा था। आज तो मैं कालू कौवे के साथ चली गई थी, वरना अकेली बस्ती में कभी नहीं जाती। फिर रानो चिड़िया मूंगफली छीलकर अपनी बेटी को खिलाती है। आखिर में 2-3 दाने मूंगफली के बच गए थे। मम्मा, ये मूंगफली का दाना मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। क्या हम ये मूंगफली जमीन में नहीं बो सकते? आपको इंसानों की बस्ती में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटी, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। चलो मैं ये दाने बो देती हूँ। फिर रानो चिड़िया उन दानों को खाली जगह में गड्ढा खोदकर बो देती है और थोड़ा सा पानी का छिड़काव लगा देती। धीरे धीरे वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल गए थे, जिन्हें देखकर गुड़िया तो बहुत खुश होती है। मम्मा देखो, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। हाँ गुड़िया बेटी, कुछ दिनों में ये पौधे बड़े हो जाएंगे और हमको ढेर सारी मूंगफली खाने को मिलेंगी। उन दोनों की ये बात एक डाल पर बैठा कालू कौवा सुन लेता है। वो कौवा भी एक नंबर का चोर कौवा था। अच्छा, तो ये मूंगफली के पौधे हैं। इनसे पहले मैं मूंगफली खाऊंगा। जब मूंगफली यहाँ लगेंगी तो रात को चुरा ले जाऊंगा। अब तो वो भी हर दिन पौधे को देखने आता था। ये पौधे तो उतने के ही उतने हैं, ना तो कोई फूल है ना कोई छोटी मोटी मूंगफली का दाना। कालू कौवा उदास मन से अपने घर चला जाता है। तब गोरी कौवी बोलती है, कालू, कहाँ है मूंगफली का दाना? पिछले 5 दिनों से बोल रहे थे तुम्हारे लिए मूंगफली लेकर आऊंगा। गोरी चिड़िया के पौधे वहीं के वहीं रखे हैं, उन पर कुछ नहीं लग रहा। मुझे तो वो पौधे बेकार लगते हैं। तुम मुझे उन पौधों के पास ले चलो। मूंगफली हो गई या बीरबल की खिचड़ी। ऐसे गोरी कौवी कालू कौवे के साथ उड़ती है। मम्मा, ये पौधे बेकार हो गए हैं, इन पर तो कुछ नहीं लगेगा। हमारी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो चुकी है। बेटी, तुम इतनी जल्दी हार मान गई? हमें पौधों की और भी ज्यादा देखभाल करने की बजाय इन्हें बेकार कहती हो। ये तो गलत बात है। मम्मा, मैं समझ गई। हमें पौधों को नदी से पानी लाकर देना होगा, तभी ये पौधे और बड़े होंगे। अब मैं नदी से पानी लाती हूँ। हाँ बेटी, शायद पानी कम मिलने की वजह से पौधे सूख रहे हैं। ऐसे वो दोनों माँ बेटी पानी लेने चली जाती हैं। वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता खाली बैठी थी। बेटी रानो, इतने पानी का क्या करोगी? फाख्ता माँ जी, मैंने कुछ पौधे मूंगफली के उगाए हैं, बस उन्हीं के लिए पानी लेकर जा रही हूँ। वो सूख रहे हैं। रानू, क्या आपके पौधे पीले रंग के पड़ गए हैं? हाँ फाख्ता माँ जी, सारे पौधे पीले रंग के हो गए। अरे रानो बेटा, तब तो तुम्हारी मूंगफली बन चुकी है। पौधों को उखाड़ कर देख लेना, जड़ों में मूंगफली के गुच्छे होंगे। ये बात सुनकर चिड़िया माँ बेटी तो बहुत खुश होती है और वापस से उड़ती है। इधर कालू गौरी पौधों पर आ चुके थे। कालू, अपने आप को बड़ा होशियार बताते हो और इतनी सी बात नहीं मालूम। मूंगफलियां पौधों के ऊपर नहीं लगती, बल्कि जमीन के अंदर जड़ों में लगती हैं। सच कह रही हो गोरी? हाँ हाँ, मुझे पता है। इससे पहले रानो चिड़िया यहाँ आए, हमें जल्दी जल्दी सारे पौधे उखाड़ देने चाहिए। फिर दोनों कौवे जल्दी जल्दी पौधों को उखाड़ लेते हैं और सारी मूंगफली को बोरे में भरकर ले जाते हैं। मम्मा, हमारे पौधे तो पहले से ही उखड़े पड़े हैं। लगता है कोई चोर पक्षी हमारी सारी मूंगफली तोड़ ले गया। बेटी ये देखो काला पंख, जरूर कालू कौवे का होगा। वही ऐसी हरकतें करता है। मैं अभी उनके घर जाती हूँ। ये दुष्ट कौवे मेरा ही नुकसान करते हैं। फिर रानो चिड़िया कौवे के घर चली जाती है। कालू गोरी, बाहर निकलो। क्या बात है चिड़िया, क्यों तेज तेज बोल के हमारे कान फाड़ रही हो? चोरो, तुम मेरी मूंगफली तुम दोनों ही चुरा कर लाए हो। मांग कर नहीं खा सकते थे, जो मेरी सारी मूंगफली तोड़ लाए। चिड़िया, कोई और पक्षी ले गया होगा। हमने आपकी मूंगफली यहाँ नहीं चुराई। झूठ मत बोलो, ये पंख तुम्हारा ही है, जो मूंगफली तोड़ने में हट गया होगा। चिड़िया, अब यहाँ से जाती हो कि अपनी लाठी निकाल कर लाओ। बहुत चू चू कर लिया। इतना बोलकर कालू कौवा अंदर से लाठी निकाल कर लाता और चिड़िया के सर पर मार देता है। मार लो कव्वे, मुझे कमजोर चिड़िया को मार लो, मगर मेरी एक बात याद रखना,
जैसे मुझे रुलाया है तुम भी एक दिन जरूर रोगे। ऐसे रोते रोते बेचारी चिड़िया अपने घर लौट जाती। कालू, अभी मूंगफली कच्ची है, ये आग में पकानी पड़ेंगी, तभी मूंगफली में स्वाद आएगा। दोनों कौवे तो बहुत खुश थे। फिर कालू कौवा लकड़ियां लाता है और आग जला लेता है। कालू और गौरी मजे मजे से मूंगफली खाते हैं और गोरी कौवी तो खूब मूंगफली खा रही थी। कालू, मूंगफली खाकर मुझे प्यास लग रही है, चलो मैं नदी से ठंडा ठंडा पानी पीकर आती हूँ। हाँ हाँ चलो, प्यास तो मुझे भी लगी है। वो दोनों जलता हुआ आग वैसे ही छोड़कर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। ऐसे वो दोनों कौवे घर से बाहर निकल जाते हैं। वो नदी से पेट भर पानी पीते और इधर उधर मजे करने लग जाते। लेकिन शाम को जब वापस लौटते हैं तो अपने घर को जलता हुआ देखकर हैरान रह जाते। कालू, हमारा घर जल रहा है, हाय हाय हम बर्बाद हो गए। गौरी, हम बर्बाद हो गए, अब कहाँ रहेंगे, पूरा घर जल चुका है। कालू कव्वे, आपने घर में आग जलाई थी क्या? हाँ मिट्टू तोते, मूंगफलियाँ सेकने के लिए हमने घर में आग जलाई थी, लेकिन पूरा घर ही जल गया, हम बेघर हो गए। बुरे कव्वे, वो देख लिया नतीजा, हमारी मूंगफली चुराने का और मुझे लाठी से मारने का। मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन ऊपर वाला कमज़ोर नहीं है, वो सबका हिसाब रखता है, जैसे आज तुम्हारा किया। बुरे कव्वे, समय है सुधर जाओ। ऐसे सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू गौरी को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है। सर्दी में उनका घर जल चुका था और रात उन्हें ठंड में गुजारनी पड़ती है। बहुत समय पहले एक जंगल में राणो की सास अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम राणो और पिंकी था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वह अपने एक बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। दूसरा बेटा शहर गया हुआ था। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दूं। अरे माँ जी, आप अपने मुंह से यह क्या अब शगुन बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी ठीक कर देंगे। और माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको खूब सेवा करूंगी और आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे विश्वास है आपको कुछ नहीं होगा। नहीं राणो बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले की यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से आखिरी सांस लेकर मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी आपको देखकर लगता है अब बस 1-2 दिनों की ही मेहमान है। आप ऐसा करिए, यह घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल की बाहर वाली जमीन रानो चिड़िया टुन्नू चिड़ा को दे दीजिए। पिंकी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है, उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। ये तो रानू बहू और टुन्नू बेटा के साथ ना इंसाफी होगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, टुन्नू हट्टा खट्टा है, मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजा हो जाएगी। माँ जी, पिंकी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। रानू बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर रानो चिड़िया की सास राहत की सांस लेती है। रानो, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माई के जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए, मैं माँ जी का ख्याल रख लूँगी। टुन्नू अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू रानो चिड़िया से कहता है, रानो, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। मुझे विश्वास है माँ के आशीर्वाद से हमारी यह बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। यह तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी, देर करने से कोई फायदा नहीं, हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई, अब बचा हुआ काम कल करिएगा। टुन्नू रानो के साथ घर आता है। माँ जी, कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दुखी मन से टुन्नू अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। हम कड़ी मेहनत के साथ इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे और उस पर हम बैगन की खेती करेंगे।
अगले दिन टुन्नू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रहे हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। टुन्नू अपने खेत से बैंगन तोड़कर जंगल के मंडी में बेचने लगता है। ताज़े और खेत के बैंगन होने के कारण उसकी बिक्री अच्छी होती है और पैसे लाकर रानो को दे देता है। रानो, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने इस जमीन के बारे में बात की है, जल्दी ही मैं उस जमीन को खरीद लूंगा, फिर हम उस पर भी खेती करेंगे। इस तरह हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। रानो, ये सब तुम्हारे साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे टुन्नू जी, आपका साथ देना तो मेरा फर्ज है। अब आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। फिर खुशी खुशी रानो चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। कुछ दिनों बाद रानो एक अंडा देती है। रानो और उसका पति टुन्नू बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है मम्मा। तुम चिंता मत करो गुड़िया बेटी, मैं बाहर जाकर कुछ ना कुछ ले आती हूँ। मगर माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है ना, आप कैसे उड़कर जाओगे? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कैसे न कैसे करके तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया अपने बेटी के लिए दाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली थी। वो बारिश में दाने की खोज में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको एक जगह पर कुछ दाने मिल जाते हैं। ये क्या, इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी इतने दाने यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? चलो, अच्छी बात है, मुझे तो ये दाने मिल गए हैं। अब मैं आराम से इन्हें घर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया खुशी खुशी उस अनाज को अपने घर ले जाती है। अरे मम्मा, आपको इतना सारा दाना कहाँ से मिला? अरे गुड़िया बेटी, ये अनाज मुझे एक बड़े से पेड़ के नीचे पत्ते के नीचे मिला। चलो गुड़िया बेटी, तुम खा लो। बाकी बचा हुआ अनाज हम लोग छुपा कर रखेंगे, बारिश रुकने तक काम आ सकता है। फिर गुड़िया उस दाने को मजे मजे से खाने लगती है। दूसरी तरफ गोरी और कालू उस जगह पर आते हैं जहाँ पर रानू को अनाज मिला था। कालू जी, यहाँ पर हमारा दाना नहीं है, हम लुट गए। कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। गोरी, मैंने तुमसे कहा था कि दाना लेकर घर चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब खा लो दाना। मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। मैं तो घर जा रहा हूँ, बारिश की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम ढूंढो अपना दाना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। मगर गोरी कौवी सबसे पहले लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, अरे ओ लूसी बहन, क्या तुम सो रही हो? क्या बात है गौरी, तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? लूसी ने बारिश के मौसम के लिए कुछ दाने छुपा कर रखे थे। गोरी कौवी उन्हें देख लेती है। यही है मेरे दाने, मुझे मिल गए मेरे दाने। चोरनी लूसी कहीं की। नहीं नहीं, ये दाने तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा कर रखे हैं। लूसी चोरनी, यही है मेरे दाने। मेरे दाने मुझे वापस कर दो, वरना तुझे मैं बारिश में भिगो भिगो कर मारूंगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ये मेरे दाने हैं। शोर सुनकर पड़ोसी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो? रानू बहन, ये दाने मेरे हैं। मैंने कई दिन पहले दाने ढूंढकर बारिश के मौसम के लिए जमा करके रखे थे। ये गोरी की बच्ची ये दाने इसके कहती है। रानू बहन, मैंने पत्तों के नीचे दाने छुपा कर रखे थे। न जाने ये लूसी मेरे दाने क्यों चुरा कर ले आई है। ये सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे का दाना तो उसने ही उठाया था। गोरी लूसी मेरे सामने ही दाने जमा कर रही थी। लूसी ने तुम्हारे दाने नहीं चुराए हैं। अब तो मैं सबके घर में तलाश करूंगी। जिसके घर में मेरे दाने नजर आएंगे उसे तो मैं जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़कर सीधे हरी तोती के पास जाती है। हरी तोती, मुझे सच सच बताना, पत्तों के नीचे से तुमने दाना चुराया है या नहीं? नहीं नहीं गौरी, मैं तो आज घोंसले से बाहर गई ही नहीं। मैं तो आज सारा दिन अपने अंडे की रक्षा कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे दाना मिला था, वो भी चोरी हो गया। अब तो मैं उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी।
फिर गोरी चुपके से रानू चिड़िया के घोंसले में जाती है और खिड़की में से झांक कर देखती है। अब मैं ये दाने गोरी को कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता था कि गोरी ने इन दानों को पत्तों में छुपा कर रखा था। अच्छा, तो यह बात है, इस चिड़िया की बच्ची ने मेरे दाने उन पत्तों के नीचे से उठाए थे। अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कव्वी रानू चिड़िया के घोंसले के अंदर जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। चोरनी चिड़िया कहीं की, तूने ये दाने वहाँ से चुरा कर ले आई और ऊपर से ये बात इतनी देर से मुझसे छुपा रही थी। नहीं नहीं गोरी बहन, मुझे ये बात कहने से डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। चुप चोरनी कहीं की, कल मुझे दिख मत जाइयो, वरना मैं तुझे गला दबाकर मार दूंगी। ऐसे कहकर गोरी बेचारी रानू को बातें सुनाकर अपने दाने लेकर घर वापस चली जाती है। गोरी की ऐसी बातें सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है और वो कहती है, मुझे माफ करना गुड़िया बेटा, मुझे तो पता नहीं था कि वो गोरी का दाना है। वो गोरी तो तुम्हारे मुंह के पास से छीन कर ले गई है। कोई बात नहीं मम्मा, तुम रो मत। रुको गुड़िया बेटा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। गोरी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेता है। काली कौवी, इतना दाना लेकर कहाँ जा रही हो? चील भैया, ये दाने मेरे हैं, मैं इन्हें अपने घर ले जा रही हूँ। बहुत भूख लग रही थी मुझे। तुम्हें तो पता है मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन मैं दाना नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? जाओ ना, जाकर मांस खाओ। मांस तो मेरे सामने ही है, काला हुआ तो क्या हुआ, पेट तो भर ही जाएगा। ऐसा कहकर चील गोरी कव्वी के ऊपर बैठ जाता है। रानू चिड़िया अपना दाना ढूंढने के लिए वहां से गुजर रही थी। गोरी कव्वी की आवाज सुनकर वो उस दिशा में आ जाती है। रानू चिड़िया चील से मुकाबला करती है। चील जल्दी से वहां से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। ये दाने तुम अपने घर ले जाओ। शायद ये दाने मेरे भाग्य में नहीं लिखे हैं। मैं सुबह से इन दानों के पीछे भाग रही थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर ये दाने तुम और तुम्हारी बेटी आराम से पेट भर के खाना। गोरी वो दाने रानू को देकर अपने घर चली जाती है। टुन्नू चिढ़ा और रानू चिड़िया बहुत गरीब पक्षी थे। टुन्नू जंगल में लोहा इकट्ठा करके लोहे को बेचकर अपना घर चलाता था और अपनी बेटी गुड़िया को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। उस जंगल के आखिरी हिस्से में एक बंद पड़ी रेलगाड़ी थी। रेलगाड़ी के पास ही रानू चिड़िया का टूटा फूटा घर था। हर रोज की तरह रानू चिड़िया जल्दी से उठकर अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। टुन्नू चिड़ा हर रोज की तरह छोटा मोटा लोहा ढूंढने के लिए रेलगाड़ी के अंदर जाता है। कालू कौवा आता है। टुन्नू, यहाँ क्या कर रहे हो? रेलगाड़ी के अंदर का लोहा चुरा रहे हो? कालू, इसमें चोरी करने की क्या बात है? ये रेलगाड़ी कब से बंद पड़ी है? अच्छा, सही बात है। वैसे भी यहाँ की चीजें किसी को काम नहीं आएंगी। अगर तुम्हें काम आ रही हैं तो तुम ही ले जाओ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू चिड़ा वहाँ से थोड़ा बहुत लोहा लेकर घर वापस चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल भेजकर घर का काम कर रही थी। टुन्नू जी, क्या आज आपको लोहा मिला? नहीं रानू, आज उतना ज्यादा लोहा नहीं मिला, बस छोटे छोटे लोहे के टुकड़े मिले। वैसे टुन्नू जी, बारिश कभी भी हो सकती है, हमें जल्दी से अपने घर की मरम्मत करनी होगी। हाँ रानू, लेकिन अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। थोड़े दिन बाद जब लोहा बेचकर पैसे आ जाएंगे तो मैं हमारे घर की मरम्मत करवा दूंगा। दूसरे दिन दोपहर को जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण गुड़िया स्कूल से वापस घर आ जाती है और टुन्नू भी जल्दी से घर लौट आता है। तभी उनका घर बारिश सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। टुन्नू जी, हमारा घर टूट गया। अब हम अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कहाँ जाएंगे? रानू, अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। तभी बारिश में कालू कौवा एक छाता लेकर जा रहा होता है। वो उन्हें देखकर उनके पास आता है। अरे टुन्नू, तुम्हारा घर तो बारिश में टूट गया है। अब तुम क्या करोगे? अपनी बीवी और बेटी को लेकर कहाँ जाओगे? पता नहीं कालू, मुझे क्या करना चाहिए, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टुन्नू, क्यों ना तुम अपनी बीवी और बेटी को लेकर मेरे घर आ जाओ। नहीं कालू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफी है। अगर आज हम तुम्हारे घर में रहेंगे तो कल भी बारिश शुरू होगी, तब हम कहाँ जाएंगे? घर बनाने में बहुत समय लगेगा। हाँ टुन्नू, तुम सही कह रहे हो।
ठीक है, जाने दो, ये छाता तो रख लो। कालू कौवा उन्हें छाता देकर चला जाता है। टुन्नू जी, आपने 2 दिन पहले कहा था ना कि हमारे घर के पास ही एक टूटी फूटी रेलगाड़ी है। क्यों ना हम तीनों बारिश रुकने तक उसी के अंदर रहे। अरे वाह रानू, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया। जल्दी से चलो, हम अभी चलते हैं, वरना गुड़िया बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएगी। टुन्नू उन्हें रेलगाड़ी के अंदर ले आता है। फिर वो छाता लेकर अपने टूटे हुए घर से ज़रूरत का सामान ले आता है, जैसे कि चूल्हा, बर्तन और कुछ खाने की चीज़ें। रानू चिड़िया अपने पति और बेटी के लिए उस ट्रेन में ही खाना बनाती है। उस रात वे तीनों भोजन करके आराम से सो जाते हैं। दूसरे और तीसरे दिन लगातार बारिश होती रहती है। रानू, ये रेलगाड़ी कई दिनों से बंद पड़ी है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। क्यों ना इसी में हम हमेशा के लिए अपना घर बना लें। मगर टुन्नू जी, हम सब यहाँ ऐसे कैसे रह सकते हैं? रानू, अब मेरे पास घर बनाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कोई अच्छी नौकरी। हाँ टुन्नू जी, वैसे यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। रानू, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, तब मैं हमारे लिए एक अच्छा मजबूत घर बना लूंगा। तब तक हम यहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ उस रेलगाड़ी में खुशी खुशी रहने लगता है।